अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर जो है इसका जैसे आप नाम से बता सकते हैं कि मीटर इज सम डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर सम क्वांटिटी, ठीक है। और पोटेंशियो मतलब यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। तो पोटेंशियोमीटर जो है वो कैसा डिवाइस है, इसको पढ़ने से पहले हम ये देख लें कि जो हमारे पास वोल्ट मीटर होता है जो कि सेम यही काम करता है, यानी पोटेंशियल को मेजर करता है। आपको पता है 3 तरह के डिवाइसेस हम बेसिकली इस बुक में भी पढ़ेंगे, एम मीटर, वोल्ट मीटर एंड गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर जो है वो करंट को की डिफ्लेक्शन से बताता है कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं। डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। और इसी तरह जो एम मीटर है वो मेजर करता है कि करंट कितना गुजर रहा है। और जो वोल्ट मीटर है वो मेजर करता है कि वोल्टेज अक्रॉस सम पॉइंट्स जो है वो क्या है। तो वोल्ट मीटर जो है वो फिर ऐसा डिवाइस है कि जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। वोल्ट मीटर जो है उसको हम किसी भी सर्किट में अपने किसी सर्किट में जो है वो पैरेलल लगाते हैं। लेट्स से हमने यहाँ पे जो है वो मेजर करनी है, इसके क्रॉस मेजर करनी है आर के क्रॉस की क्या वोल्टेज ड्रॉप है। तो आप पैरेलल लगाते हैं वोल्टेज वोल्ट मीटर को और पैरेलल लगाते हैं। और दूसरा ये क्योंकि हमें पता है कि पैरेलल में जितने भी आप सर्किट्स लगाएंगे उन सब के क्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम होगा। तो अब ऐसा है कि जो वोल्टेज और एम मीटर, वोल्ट मीटर और आपका गैल्वानोमीटर है, तीनों की अपनी एक रेजिस्टेंस होती है। जैसे हमने ऊपर व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ा कि जो गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है उसको हमने RG कहा था। वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस भी होती है और ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, ठीक है। हाई क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वंस द करंट विल लाइक एंटर दिस पॉइंट, तो यहाँ पे अगर आई करंट आ रहा है तो उसके पास 2 रास्ते हैं, वो या तो यहाँ जा सकता है या यहाँ जा सकता है। तो वोल्ट मीटर की अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होगी ना तो करंट विल नॉट गो दिस वे, तो यहाँ करंट नहीं आएगा। वोल्ट मीटर के अक्रॉस करंट फ्लो नहीं करेगा। सारा करंट जो है वो इस रजिस्टर के अक्रॉस फ्लो करेगा, जिसकी वजह से हम एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कम होती है तो क्या होगा कि करंट जो है वोल्ट मीटर अपने अक्रॉस भी ड्रॉ कर लेगा करंट को, जिसकी वजह से आपका जो रेजिस्टर है उसके क्रॉस करंट कम होगा, यानी करंट 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया ना अब। तो चूंकि इसने करंट ड्रॉ कर लिया तो रेजिस्टर के क्रॉस करंट जो है वो कम हो गया, जिसकी वजह से आपका जो वोल्ट मीटर है वो सही एक्यूरेट आपको रीडिंग नहीं देगा। जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा रेजिस्टर के क्रॉस वो चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया? बात समझ आ रही है? क्योंकि आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर ना, V इज इक्वल टू आई टाइम्स आर। अब आई जो है वो अगर चेंज हो गया रेजिस्टर के क्रॉस तो क्या होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा और वोल्ट मीटर सही रीडिंग नहीं देगा, ठीक है। तो हमें चाहिए ये, और ये जो वोल्ट मीटर बनाते हैं कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा रखी जाए, इतनी ज़्यादा रखी जाए कि करंट जो है आपको एक मतलब आसान सी बात ये है समझने के लिए कि करंट जो है वो उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में सबसे कम रुकावट होगी, ठीक है। उस डायरेक्शन में ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो रुकावट का मतलब रेजिस्टेंस है यहाँ। तो वोल्ट मीटर जो है उसके क्रॉस जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ही करंट उसके क्रॉस फ्लो कम करेगा, जिसकी वजह से अच्छी और सही और एक्यूरेट रीडिंग हमें मिलेगी वोल्टेज की, जो कि आर के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है। और आइडियली ये होना चाहिए कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट होनी चाहिए। सो एन आइडियल वोल्ट मीटर शुड हैव एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो इनफाइनाइट तो नहीं होती लेकिन बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो हमें इसको देनी होती है, ठीक है। ये बात समझ आ गई? तो ये आपने हमेशा याद रखनी है। अब हमारे पास एक तो वोल्ट मीटर है और हमारे पास ये डिजिटल वोल्ट मीटर होता है एक, ठीक है। डिजिटल वोल्ट मीटर होता है और एक कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है, ये भी हम पढ़ेंगे। CRO इसको हम कहते हैं। दोनों जो है वो इस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं कि दे विल नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट, जिसका मतलब है कि उनकी अपनी रेजिस्टेंस इतनी हाई होगी दैट करंट विल नॉट फ्लो अक्रॉस देम, ठीक है। उनके क्रॉस प्रैक्टिकली नो करंट फ्लोज, और बाकी जो करंट होता है वो हमारे रेजिस्टर के क्रॉस या जिसके क्रॉस हम लोग वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसके क्रॉस ही फ्लो करता है, जिसकी वजह से ये बड़ी अच्छी रीडिंग देते हैं। बट अब यहाँ पे वो कह रहा है बट दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड आर डिफ़िकल्ट टू यूज़, ठीक है। सो हम लोग एक वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट जो है उसको हम देखने वाले हैं जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। सो ये था तमहीद, या जिसको आप कह लें कि बैकग्राउंड कि हम क्यों
पोटेंशियोमीटर यूज़ करने लगे हैं या पोटेंशियोमीटर क्यों पढ़ेंगे हम. सो इट्स अ वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट विच कैन measure and compare the potential differences accurately is a potentiometer. ठीक है. सो पोटेंशियोमीटर जो है कंपैरेटिवली वेरी सिंपल है और हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट भी करेंगे. इसके दो तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक तो अननोन ईएमएफ मालूम करने वाला और एक ईएमएफ कंपेयर करने वाला. सो ये हम जब इंशाल्लाह कॉलेज खुलते हैं तो लैब में पोटेंशियोमीटर को देखेंगे भी और इसके एक्सपेरिमेंट भी करेंगे. अब ये जो है पोटेंशियोमीटर ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे ऊपर हमने रियोस्टेट पढ़ा ना. 3 इसके टर्मिनल हैं. रियोस्टेट में तो ये था ना कि आपकी वायर जो थी उसको हमने यूं वाउंड किया हुआ था किसी सिलेंडर के गेट. इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक सीधी वायर है. तो ये हमारे पास एक सीधी वायर है ए बी. तो ए से लेके बी तक ये इसका बी एक टर्मिनल है, ए एक टर्मिनल है और फिर एक तीसरा हमारे पास एक जॉकी है, आप समझ लो. ये एक तीसरा टर्मिनल है सी जो कि ए और बी के ऊपर स्लाइड करेगा. ठीक हो गया. तो ए और बी के दरमियान जो टोटल रेजिस्टेंस है वो है आर. ठीक है, टोटल आर रेजिस्टेंस है. और जो सी है जो कि पॉइंट मूव कर सकता है, इधर जाएगा उधर जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है, उसकी उसकी जो भी रेजिस्टेंस होगी स्मॉल आर वो चेंज होती रहेगी. जैसे जैसे आप ए से सी की तरफ ए से बी की तरफ जाएंगे तो क्या होगा कि स्मॉल आर बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे आप ए की तरफ आएंगे स्मॉल आर छोटी होती जाएगी. स्मॉल आर जो है वो एक रेजिस्टेंस है जो कि चेंज हो रही है ना कॉन्टिन्यूसली, जैसे आप सी को स्लाइड कर रहे हो ए बी पर. लेकिन स्मॉल आर कितनी चेंज हो सकती है, वो कैपिटल आर तक चेंज हो सकती है. कैपिटल आर कब होगी, जब सी जो है वो बी पे पहुंच जाएगा तो कैपिटल आर और स्मॉल आर बराबर हो जाएंगी. ठीक है, 0 से लेके आर तक, यानी ये जो आपकी स्मॉल आर है ये 0 से लेके कैपिटल आर तक चेंज हो सकती है. ठीक हो गया. तो ये हमारी स्मॉल रेजिस्टेंस है. और अब ये काम कैसे करता है. काम ऐसे करता है कि लेट से आपकी ए और बी टर्मिनल यानी हमारी जो मेन रेजिस्टेंस आर है उसके क्रॉस हम लोग लगा रहे हैं एक बैटरी ऑफ ईएमएफ ई. ठीक हो गया. अब और ए और सी हमारा जो टर्मिनल था वो मूव कर सकता था और आपका हमने ए और सी के बीच में लगा दिया यहाँ पर एक वोल्ट मीटर. ठीक हो गया. तो अब होगा ये कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये स्मॉल आर है, सी जो है वो स्लाइड कर सकता है और स्मॉल आर जो है वो चेंज हो सकती है. तो ये जो बैटरी है इसकी वजह से जो सर्किट में करंट गुजर रहा होगा वो क्या होगा, आई लेट से. सो अगर आई सर्किट में करंट गुजर रहा है तो वो स्मॉल आर के क्रॉस भी वही गुजर रहा है और कैपिटल आर तो जाहिर है स्मॉल आर कैपिटल आर का हिस्सा है और ये एक ही लूप है तो करंट तो इसमें सेम ही होगा. तो यानी करंट जो गुजर रहा है सर्किट में वो है आई. ठीक हो गया. अगर आई करंट गुजर रहा है तो फिर हमारा हम अगर ओहम्स लॉ से देखें तो आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर. ठीक है, तो यहाँ पे वी क्या है, वो ईएमएफ ऑफ द बैटरी है. सो आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर हो गया ना. ठीक है, तो यानी करंट हमारा जो गुजर रहा है वो है ई बैटरी की ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर. और फिर ए और सी के दरमियान हम लोग जो है वो पोटेंशियल देखने जा रहे हैं. तो हमने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया है. हम देखने जा रहे हैं कि ए और सी के दरमियान कितना पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है रेजिस्टर आर के क्रॉस. तो वो क्या होगा, उसको हम कह देते हैं लेट से वी ए सी. सो वी ए सी वो क्या होगा, वो होगा इसके स्मॉल आर के अक्रॉस जो गुजरने वाला करंट है आई. क्योंकि क्योंकि आपको पता ना कि रेजिस्टर तो एक ही है, हमने उसको समझो जैसे हमने सीरीज में लगा दिया, ये बड़ी रेजिस्टेंस है आर और ये छोटी रेजिस्टेंस है तो करंट तो आई ही गुजर रहा है ना, ये बात तो क्लियर है, करंट तो चेंज नहीं होगा. सो आई करंट गुजर रहा है इसके क्रॉस और इसकी रेजिस्टेंस अब स्मॉल आर है क्योंकि हमारा सी जो है वो एक ऐसे पॉइंट तक है जहाँ तक जो है वो हमारी रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर बन रही है. यानी इन अदर वर्ड्स हम सी को स्लाइड कर रहे हैं तो जब तक हम बी पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते रेजिस्टेंस जो है वो आर जो है वो लेस देन ही रहेगी कैपिटल आर से. सो हम ऐसे बीच में किसी पॉइंट पे हैं तो ये स्मॉल आर रेजिस्टेंस है हमारी और इसके क्रॉस गुजरने वाला करंट आई है. तो वी ए सी क्या आ जाएगा, वी इज इक्वल टू आई आर यानी आई और टाइम्स स्मॉल आर. ठीक हो गया. तो वी ए सी फिर क्या आ गया, यहाँ से हम आई की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे. सो वी ए सी बराबर है आर टाइम्स ये वाली आई की वैल्यू पुट कर दी हमने ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर. तो ये रिजल्ट तो हमने ऊपर भी पढ़ा हुआ है जब हमने रियोस्टेट को देखा था. सेम ये रिजल्ट था ना कि जो हमारा हमने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी से जो हमने एक सर्किट लिया है या हमने ये जो बनाया है
इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो वेरी कर सकता है। कैसे वेरी कर सकता है? बाय दिस वैल्यू आर चेंज करेंगे आप तो टोटल जो VAC है वो चेंज होगा। अब वेरिंग पोटेंशियल यहाँ से ले सकते हैं। तो आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी तो क्या होगा? VAC बढ़ेगा, और आर की वैल्यू कम होगी तो VAC कम होगा। यानी जितनी बड़ी रेजिस्टेंस जाहिर है उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप उसके क्रॉस। तो आर जो है उसकी वैल्यू जैसे हमने ऊपर कहा कि कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 0 से लेके कैपिटल आर तक जा सकती है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि VAC जो है यानी वोल्टेज जो है वो E तक जा सकता है। देखो ना, अगर हम ये करते हैं कि आर जो है, स्मॉल आर जो है उसको कैपिटल आर के इक्वल पुट कर देते हैं, यानी हमारा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी जो है वो मूव करता हुआ पॉइंट बी पे चला गया है और हमने पूरी की पूरी वायर ले ली है, यानी स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया है। तो VAC क्या हो जाएगा? स्मॉल आर कैपिटल आर कैंसिल हो जाएंगे और VAC बराबर आ जाएगा E के। तो यानी हमारा जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम कितना हमें मिल सकता है? वो है E, यानी जो बैटरी हमने लगाई हुई है, बैटरी की जो EMF है उतना हमें मैक्सिमम वोल्टेज मिल सकता है, और बाकी उससे कम जो है वो हम कोई भी वोल्टेज जो है ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कितना होगा? जितनी की बैटरी की EMF है। अब ये तो हो गया इसका मेन कि ये कैसे काम करता है, यानी हमें जो है वेरिंग पोटेंशियल किस तरह देता है। अब ये कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं? इसको यूज़ करते हैं हम टू फाइंड दी, पहला एक्सपेरिमेंट हमारा है कि टू फाइंड द अननोन EMF ऑफ अ सेल। So such an arrangement, ये सारा ऊपर ये वाला हमने पढ़ लिया है। Such an arrangement also known as potential divider. So इस तरह का था ना, हमने रियोस्टेट को potential divider के तौर पे यूज़ किया था, तो बिल्कुल सारी वही explanation है। As potential divider can be used to measure the unknown EMF of a source by using a circuit known as, so shown as this one. So अब हम देखेंगे कि हम एक सेल की unknown EMF, यानी हमें पता नहीं है, उस सेल के ऊपर से उसका कवर किसी ने उतार दिया है और हमें नहीं पता कि उस सेल की जो EMF है वो क्या है, यानी कि क्या 1.5 वोल्ट का है, क्या 3 वोल्ट का है, या 5 वोल्ट का है, तो हमें नहीं पता। तो हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि अब उसकी जो उसका पोटेंशियल है वो क्या है। तो वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? पोटेंशियोमीटर के अंदर उसको लगा के देखेंगे। तो हमने क्या किया? अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल से अ सेल हुज EMF इज EX। तो X का मतलब है कि अननोन है, तो EMF है लेकिन अननोन EMF है EX। तो वो हमने इस तरह लगा दिया सर्किट में कि हमारा जो सेल है उसका जो पॉजिटिव है वो A के साथ अटैच है, और A जो है वो बैटरी के भी पॉजिटिव के साथ अटैच है, यानी बैटरी का पॉजिटिव जिस पॉइंट के साथ अटैच है उस पॉइंट के साथ ही हमारे अननोन सेल का जो पॉजिटिव है वो अटैच है। और सेल का नेगेटिव जो है वो गलवानोमीटर के साथ है, और गलवानोमीटर का जो सिरा है वो आप ने चौकी के साथ लगाया हुआ है जो कि इसके ऊपर स्लाइड कर रही है। ठीक हो गया? It should be noted that the positive terminal of EX and that of the potential divider are connected to the same point A. ठीक, पोटेंशियल डिवाइडर का और बैटरी का पॉजिटिव जो है वो पॉइंट A के साथ कनेक्टेड है। If in the loop AGCA, the point C and the negative terminal of EX are at the same potential, then the two terminal of the galvanometer will be at the same potential and no current will flow through the galvanometer. यानी वो ये कह रहा है अगर, तो ये तो हमने दोनों जो है पॉजिटिव साइड लगाए हुए हैं। अब अगर C पॉइंट जो है ये तो मूव कर सकता है। अब C पॉइंट जो है अगर ऐसा हो कि जो आपका बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, सो आप देखो कि यहाँ पर बैटरी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे आपका पॉजिटिव पोटेंशियल है क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, और बी पॉइंट पे नेगेटिव पोटेंशियल है, तो यहाँ से हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल आ रहा है ना, और इसी तरह यहाँ से भी नेगेटिव पोटेंशियल आ रहा है। ठीक हो गया? अब ये जो गलवानोमीटर है ये डिफ्लेक्शन तब शो करेगा जब इसके क्रॉस कोई करंट गुजरा होगा। अगर करंट नहीं गुजरा तो ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। और आपको पता है करंट कब गुजरता है? कि जब आपके पास दो डिफरेंट पोटेंशियल हो, यानी आपके पास लेट्स से अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है और यहाँ पे लगा हुआ है गलवानोमीटर, तो क्या होगा कि ये आपका सी जो आपका गलवानोमीटर जो है डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर ऐसा हो कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल बैटरी का और नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो सेम हो जाए, ठीक है, अगर ऐसा हो कि अब यहाँ पे आपको समझ तो ये आ रहा होगा कि भाई ये भी नेगेटिव पोटेंशियल है और ये भी नेगेटिव पोटेंशियल है, तो ये किस पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं हम? तो गैल्वेनोमीटर का जो है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। वो तब करेगा जब ये बैटरी का नेगेटिव और ये बैटरी का नेगेटिव जो है, यानी जो अननोन बैटरी का नेगेटिव है, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हो।
ठीक है, यानी ये लेट्स से ये भी -5 पे हो, ये भी -5 पे हो। अच्छा, अब ऐसा है कि ज़रूरी नहीं कि मतलब ऐसा है कि आप जो है वो आपका लेट्स से एक पोटेंशियल जो है वो -3 है और एक जो है वो -5 है। तो ये वाला पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा नेगेटिव है, ये वाला कम नेगेटिव है, तो इसको हम पॉज़िटिव भी ले सकते हैं, ठीक है? इस पोटेंशियल को पॉज़िटिव लेंगे तो गैल्वेनोमीटर के क्रॉस यानी पोटेंशियल का डिफरेंस है ना, तो गैल्वेनोमीटर के क्रॉस करंट गुज़रता रहेगा। लेकिन जैसे ही ये वाला पोटेंशियल -3 जो है आप सी को स्लाइड करो बी की तरफ, तो जैसे ही -3 जो है वो -4 से -5 होता है, तो दोनों पोटेंशियल बराबर हो गए। जैसे ही दोनों पोटेंशियल बराबर होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया ना, और पोटेंशियल डिफरेंस ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से चार्जेस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं और करंट होता है। बात समझ आ रही है ना? ये हम स्टार्ट से पढ़ते आए हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल को कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी हमारे चार्जेस जो है वो फ्लो करेंगे, उन पे कोई फोर्स लगेगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्जेस पे कोई फोर्स नहीं लगेगी, दे विल नॉट फ्लो, करंट विल बी जीरो। सो इसलिए आप सी को स्लाइड करते करोगे अनटिल के आपका एक ऐसा पॉइंट आ जाए जिसमें गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करे। उस पॉइंट पे ये होगा कि बैटरी का ये वाला नेगेटिव टर्मिनल और इस बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल, दे विल बी एट सेम पोटेंशियल, ठीक? यानी कोई भी -5 पे होंगे या तो दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे। सेम पोटेंशियल पे होंगे तो मतलब कोई पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है, देयरफॉर नो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अब इस पॉइंट पे क्या होगा कि ये जो therefore to measure the potential Ex, the position of C is so adjusted that the galvanometer shows no deflection. अब ये जब गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की है, तो जो हमारा VAC था यानी A और C जो पॉइंट्स है उनके दरमियान का पोटेंशियल था, ये पोटेंशियल हमारा जो होगा अंडर दिस कंडीशन द EMF Ex of the cell is equal to the potential difference between A and C. ठीक है, यानी जब हमारा गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि हम जो नीचे वाली बैटरी है उसका पोटेंशियल इक्वल आ गया है मेन बैटरी के, ठीक है, यानी VAC जो पोटेंशियल है वो बराबर हो गया है, वो EX के बराबर है, ठीक है। ये नीचे वाली जो बैटरी है उसका पोटेंशियल वही होगा ना जो कि AC पॉइंट के दरमियान का पोटेंशियल है। तो AC पॉइंट जो है अगर ये हमें शो कर रहा है कि नीचे वाले सर्किट में कोई करंट नहीं गुजर रहा, तो उसका मतलब है कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल जो है वो बराबर है, और इसका पोटेंशियल क्या था VAC और इसका EX था, तो VAC जो है वो EX के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है VAC था क्या, वो था RE डिवाइडेड बाय कैपिटल R, तो दिस विल बी इक्वल टू EX, ठीक। तो अब under this condition the EMF EX of the cell is equal to the potential difference between A and C, that is this. In case of the wire of uniform cross section, अभी जो स्मॉल r या कैपिटल R है, हमें पता है रेजिस्टेंस किसके इक्वल होती है, रो टाइम्स L ओवर A होता है एरिया, ये रेजिस्टिविटी होती है जो कि वायर के मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो हमारे वायर तो एक ही है थ्रू आउट, ठीक है ना, उसको हमने डिवाइड किया है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट से, तो उसकी वायर का मटेरियल तो एक ही है। वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हम सपोज कर रहे हैं कि एक ही है, यानी वायर जो है वो हर जगह से एक जितनी मोटी है, कहीं से ज़्यादा मोटी और कहीं से पतली नहीं है, वो एक जगह एक जितनी मोटी है हर जगह से। सो फिर हम ये जो स्मॉल r है और ये जो कैपिटल R है इसको यूँ लिख सकते हैं, स्मॉल r के लिए रो और कैपिटल R के लिए रो तो सेम ही होगी, और स्मॉल r के लिए हम ये कहते हैं कि जो लेंथ है, क्योंकि स्मॉल r तो कैपिटल R से छोटा है ना, ये देखिए ये स्मॉल r कम है, कैपिटल R तो यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल R है और यहाँ तक स्मॉल r है, ये कैपिटल R है, तो कैपिटल R की लेंथ जो है उसको हम कह देते हैं टोटल लेंथ, ठीक है, और स्मॉल r की लेंथ को हम कह देते हैं स्मॉल लेंथ। सो यहाँ की बजाय इधर ही लिख लेते हैं हम, इधर लिख लेते हैं हम। सो EX इज इक्वल टू स्मॉल r की जगह हम लिख रहे हैं रो स्मॉल l डिवाइडेड बाय कैपिटल A, क्योंकि हमने कहा कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो एक जैसा ही है, रो कैपिटल L डिवाइडेड बाय A टाइम्स E। सो यहाँ से A और रो कैंसिल हो गए और आपके पास आ जाएगा ये वाला रिजल्ट, यानी हमें पता है रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है, देयरफॉर हम बजाय इसके कि रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें, क्योंकि रेजिस्टेंस फाइंड करना मुश्किल होगा, हमें ओहम मीटर यूज़ करना पड़ेगा, तो हम लेंथ फाइंड कर लेंगे, और ये बड़ा ही आसान एक्सपेरिमेंट बन जाता है कि हम सिंपली लेंथ फाइंड करते हैं कि जो लेंथ हमारी वायर की टोटल है
और वो वाली लेंथ जो कि जो कि जहाँ तक जॉकी जा रही है वहाँ तक जो लेंथ है, ये फाइंड करने के लिए ऊपर उन्होंने एक मीटर रॉड लगाई होती है। तो वो हम फाइंड करते हैं सिंपली, और हम देखते हैं कि हमारी बैटरी जो ओरिजिनल हमने जिसकी हमें ईएमएफ नोन थी वो कितने मतलब वोल्टेज की है, तो वो बैटरी फाइंड करते हैं और हमारे पास पता चल जाता है हमें कि हमारी अननोन ईएमएफ जो थी वो क्या थी। ठीक हो गया? Where L is the total length of the wire AB and small l is its length from A to C. ठीक है, after C has been adjusted for no deflection, मतलब C आपने देख लेना कि C को हमने ऐसे एडजस्ट करना है स्लाइड कर करके कि ग्लानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे, और वहाँ तक की जो लेंथ होती है जहाँ पर C एक ऐसे पॉइंट पे है जहाँ पे ग्लानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, तो C के उस पॉइंट तक की जो लेंथ है वो हमारी स्मॉल l होगी। As the maximum potential that can be obtained between A and C is E, so the unknown EMF should not exceed this value, otherwise the null condition will not be obtained. अच्छा, अब ऐसा है कि जो हमने सेल जिसकी EMF हमने फाइंड आउट करनी है ना, उसकी EMF जो मेन सेल है ना जो ऊपर लगा हुआ है उसकी EMF से छोटी ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो देखो ना, हमें हमारी जो स्मॉल r है उसके ऊपर चीज़ें डिपेंड कर रही है ना। स्मॉल r जो है वो 0 से लेके कैपिटल R तक जा रही है, स्मॉल r कभी कैपिटल R से बड़ी तो नहीं होगी ना, क्योंकि C जो है वो उसी वायर के ऊपर स्लाइड कर रहा है, इसीलिए जो EX है उसको भी बड़ा नहीं होना चाहिए E से, दिस शुड ऑलवेज बी लेस देन E। अदरवाइज क्या होगा कि आप स्लाइड करते रहेंगे और जो नल कंडीशन है यानी कि नो डिफ्लेक्शन वाली कंडीशन वो कभी भी नहीं आएगी। It can be seen that the unknown EMF EX is determined with no current when no current is drawn from it, and therefore the potentiometer is one of the most accurate method from measuring potential. So हमने ऊपर कहा था कि हमें पोटेंशियल हम तब एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं जब पोटेंशियोमीटर या जो भी डिवाइस पोटेंशियल मेजरमेंट के लिए यूज हो रहा है उसके क्रॉस कोई करंट ड्रॉ ना हो, और हमने देखा कि वोल्ट जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो जब जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है तब हमें एक्यूरेट पोटेंशियल की वैल्यू मिलती है। So this is very simple and cheap method to find the potential across 2 points. The method for measuring the EMF as described above can be used to compare the EMF of two cells E1 and E2। तो अगर हम ये भी कर सकते हैं कि हम एक की बजाय दो सेल की EMF को कंपेयर करें, इसके लिए हम ये करेंगे कि एक सेल की जो लेंथ होगी उसको E1 कह देंगे जिस पे वो स्टॉप होगा, दूसरा जिस पे स्टॉप होगा उसको नॉट E1 L1, और दूसरे को हम L2 कह देंगे, और इसकी EMF E1 है, इसकी EMF E2 है। इस तरह डिवाइड करेंगे इनको, कैपिटल L तो सेम ही होगा और जो बैटरी हमने लगाई हुई है वो तो सेम ही होगी, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, सो L1 डिवाइडेड बाई L2 आ जाएगा। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, और इस तरह आप कंपेयर कर सकते हैं कि दो सेल जो हैं उनकी EMF बेसिकली किसकी ज़्यादा है। ठीक है, हम कंपेयर कर सकते हैं। सो ये हमारा जो है वो, और इसका सेटअप उन्होंने नहीं बताया हुआ, सो जस्ट आपने एक पॉइंट लिखना है। इसका सेटअप जब ये होगा कि यहाँ पे एक और सेल लगा होगा, यहाँ पे इस जगह पर एक और सेल लगा होगा, सो वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ होगा। ये E1 हो सकता है, वो दूसरा E2 होगा, इस तरह दो सेल लगे होंगे। तो ये हम इसका सर्किट डायग्राम जो है वो फिर एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे। सो ये आपका आज का लेसन, और जैसे ख़त्म होगा हम सुबह से, बल्कि ख़त्म हो गया है हमारा चैप्टर, तो हम सुबह से ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।